टिश्यू। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू बना होता है स्ट्रक्चरली डिसिमिलर सेल्स का। दो तरह का होता है, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम दोनों से कंडक्शन होता है। जाइलम से कंडक्शन होता है वाटर का और फ्लोएम से फूड का। तो जाइलम और फ्लोएम को कंडक्टिंग टिश्यूज या वैस्कुलर टिश्यूज भी कहते हैं। तो देखते हैं जाइलम और फ्लोएम को अलग अलग। तो जाइलम चूंकि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, स्ट्रक्चरली डिसिमिलर सेल्स का बना होता है, तो ये 4 तरह के सेल्स का बना होता है। जाइलम इज मेड अप ऑफ 4 टाइप्स ऑफ सेल्स, ट्रैकिड्स, वेसल्स, वेसल्स को ट्रैकिया भी कहते हैं, जाइलम फाइबर्स एंड जाइलम पैरेन्काइमा। चारों स्ट्रक्चरली डिसिमिलर है। तो जाइलम 4 तरह के सेल्स का बना हुआ है जो स्ट्रक्चरली डिसिमिलर है, इसलिए जाइलम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब 4 में से जो 3 कॉम्पोनेंट्स हैं, ट्रैकिड्स, वेसल्स एंड जाइलम फाइबर्स, इन तीनों के कुछ कॉमन फीचर्स हैं। तीनों डेड हैं, तीनों थिक वॉल्ड हैं और तीनों लिग्निफाइड हैं। ट्रैकिड्स, वेसल्स और जाइलम फाइबर्स। फाइबर्स पहले से जानते हो, डेड होते हैं। फाइबर्स आर इलोंगेटेड स्किनकाइमेटस सेल्स। स्किनकाइमा डेड होता है तो फाइबर्स भी डेड हैं। तो ट्रैकिड्स, वेसल्स, फाइबर्स तीनों डेड हैं, तीनों थिक वॉल्ड हैं और तीनों लिग्निफाइड हैं। जाइलम पैरेन्काइमा is the only component of xylem which is living। ये living है, in-walled है और non-lignified है। तो 4 जाइलम के 4 में से 3 सेल्स डेड हैं, सिर्फ एक सेल लिविंग है। तो जाइलम को क्या कहोगे, लिविंग कहोगे या डेड कहोगे? लिविंग। जाइलम डेड। 4 तरह के सेल्स का बना हुआ है, उसमें से 3 सेल्स डेड हैं, सिर्फ एक लिविंग है। तो उसको क्या कहा जाए जाइलम? लिविंग या डेड? जाइलम में भी लिविंग और डेड। यदि जाइलम पैरेन्काइमा अभी लिविंग है तो उस जाइलम को कहेंगे लिविंग, और जब जाइलम पैरेन्काइमा का डेथ हो जाएगा तब कहेंगे जाइलम को डेड। तो जाइलम लिविंग भी हो सकता है, डेड भी हो सकता है। अब अलग अलग कॉम्पोनेंट्स देखो। ट्रैकिड्स, ट्रैकिड्स डेड हैं, थिक वॉल्ड हैं, लिग्निफाइड हैं, इलोंगेटेड हैं, ट्यूबुलर हैं, विथ टैपरिंग एंड्स। टैपरिंग का मतलब एंड जो होता है वो पतला हो जाता है। डेड, थिक वॉल्ड, लिग्निफाइड, elongated, tubular cells with tapering ends। अब ट्रैकिड और वेसल दोनों डेड हैं। वो दोनों डेड क्यों हैं? तो जाइलम के 2 कॉम्पोनेंट्स हैं, ट्रैकिड्स एंड वेसल्स, जिनसे वाटर का कंडक्शन होता है। 4 कॉम्पोनेंट्स जाइलम के हैं, उनमें से ट्रैकिड्स और वेसल्स से वाटर का कंडक्शन होता है। तो वाटर के कंडक्शन के दौरान वॉल रप्चर न करे, इसलिए ट्रैकिड्स और वेसल्स का वॉल लिग्निफाइड हो जाता है, काफी थिक हो जाता है। और वाटर के कंडक्शन के लिए एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर चाहिए। तो ट्रैकिड्स और वेसल्स दोनों ट्यूबुलर हैं। अब डेड क्यों है? तो यदि ट्रैकिड और वेसल लिविंग होते तो उसमें साइटोप्लाज्म होता है, और साइटोप्लाज्म का स्ट्रीमिंग मूवमेंट होता है। तो साइटोप्लाज्म के स्ट्रीमिंग मूवमेंट के कारण वाटर के कंडक्शन में बाधा उत्पन्न, इससे ट्रैकिड्स और वेसल्स डेड होते हैं। ठीक है, ट्रैकिड्स और वेसल्स दोनों डेड हैं, दोनों थिक वॉल्ड हैं, लिग्निफाइड, ट्यूबुलर हैं,
इससे वाटर के कंडक्शन में मदद मिलती है। और तुम पहले पढ़े हो कि जहां कहीं सेल वॉल पे लिग्निन का डिपोजिशन होता है वहां पे पिट्स बनते हैं। तो ट्रैकीड का इंड प्रेजेंट है, ट्रैकीड का इंड वॉल प्रेजेंट है। तो एक ट्रैकीड के ऊपर यदि दूसरा ट्रैकीड अरेंज रहेगा तो एक ट्रैकीड से वाटर का कंडक्शन दूसरे ट्रैकीड में नहीं हो सकता कि इंड वॉल प्रेजेंट है। दो ट्यूब्स हैं और दोनों का इंड वॉल प्रेजेंट है, मतलब ट्यूब का इंड क्लोज्ड है, तो एक ट्यूब से दूसरे ट्यूब में वाटर नहीं जा सकता है। तो यहाँ भी इंड वॉल प्रेजेंट है, लेकिन ट्रैकीड्स एक दूसरे के साथ लैटरली अरेंज्ड होते हैं। फिगर में देखना, लैटरली अरेंज्ड हैं। और ट्रैकीड्स के वॉल पे बहुत सारे पिट्स होते हैं और उन्हीं पिट्स से एक ट्रैकीड से दूसरे ट्रैकीड में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में वाटर चला जाता है और इस तरह से वाटर का कंडक्शन होता है। इंड वॉल प्रेजेंट होने के बावजूद भी वाटर का कंडक्शन होता है, इसलिए कि ट्रैकीड्स के वॉल पे पिट्स पाए जाते हैं। ठीक है? यस सर। बोलो। स्कैनकाइमा में पढ़े थे कि स्कैनकाइमा में सेल वॉल लिग्निफाइड होता है और इतना ज्यादा लिग्निन का डिपोजिशन हो जाता है कि ल्यूमेन रिड्यूस कर जाता है या ऑब्लिटरेट कर जाता है। ट्रैकीड्स और वेसल्स का वॉल भी लिग्निफाइड है, लेकिन उतना ज्यादा लिग्निन का डिपोजिशन नहीं हुआ है। दोनों के फंक्शन में फर्क है। स्कैनकाइमा का फंक्शन है मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, इसलिए उसका सेल वॉल जितना ज्यादा थिक होगा, जितना ज्यादा लिग्निन का डिपोजिशन होगा, स्कैनकाइमा का स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा होगा। लेकिन ट्रैकीड्स और वेसल्स का मेन फंक्शन है वाटर का कंडक्शन। वाटर के कंडक्शन के दौरान वो रप्चर न करे, इसलिए सेल वॉल लिग्निफाइड हो जाता है। लेकिन इतना ज्यादा लिग्निन का डिपोजिशन नहीं होता है कि ल्यूमेन रिड्यूस कर जाए बहुत ज्यादा या ऑब्लिटरेट कर जाए। ये ल्यूमेन बहुत ज्यादा रिड्यूस कर जाएगा या पूरी तरह समाप्त हो जाएगा तो ट्रैकीड्स और वेसल्स का जो प्राइमरी फंक्शन है वाटर का कंडक्शन, वो रुक जाएगा। तो ट्रैकीड्स का वॉल लिग्निफाइड होने के बावजूद भी उसमें वाइड ल्यूमेन पाया जाता है। एक पॉइंट है, वाइड ल्यूमेन प्रेजेंट डिस्पाइट लिग्निफिकेशन ऑफ सेल वॉल। ठीक है। जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं टेरोडोफाइट्स में, जिम्नोस्पर्म्स में और एंजियोस्पर्म्स में। टेरोडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म्स के जाइलम में ट्रैकीड्स होते हैं लेकिन वेसल्स नहीं होते। वेसल्स सिर्फ पाए जाते हैं एंजियोस्पर्म्स के जाइलम। तो एंजियोस्पर्म्स के जाइलम में चूंकि वेसल्स प्रेजेंट हैं और वेसल्स वाटर के कंडक्शन में ज्यादा इफिशिएंट हैं, इसलिए मेनली कंडक्शन होता है वेसल्स से। लेकिन टेरोडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म्स के जाइलम में वेसल्स नहीं पाए जाते हैं, तो कंडक्शन सिर्फ होता है ट्रैकीड्स से। तो tracheids are chief conducting cells in pteridophytes and gymnosperms because vessels are absent. बोलो, इस पॉइंट को समझे? यस सर। जैसे एंजियोस्पर्म्स में ट्रैकीड्स भी हैं और वेसल्स भी हैं और दोनों से कंडक्शन होता है, लेकिन मेनली कंडक्शन होता है वेसल्स से। तो एंजियोस्पर्म में ट्रैकीड्स पाए जाते हैं लेकिन वो चीफ कंडक्टिंग सेल्स नहीं है। चीफ कंडक्टिंग सेल्स है ट्रैकीड्स, टेरोडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म्स में, जहां पे वेसल्स एब्सेंट। अब ट्रैकीड्स और वेसल्स में ट्रैकीड्स का ओरिजिन पहले हुआ है, वेसल्स का ओरिजिन बाद में हुआ है। ट्रैकीड्स पाए जाते हैं टेरोडोफाइट्स में ही और वेसल्स पाए जाते हैं एंजियोस्पर्म्स। तो Pteridophytes are more primitive than angiosperms. तो ट्रैकीड्स
आर मोर प्रिमिटिव देन वेसल्स, क्योंकि ट्रैकिड्स का ऑरिजिन टेरिडोफाइट्स में ही हो गया है, पहले हो गया है वेसल्स की तुलना में, इसलिए वेसल्स की तुलना में ज्यादा प्रिमिटिव। ठीक है? यस सर। ठीक है, अब देखो वेसल्स, जब तक ये सर ने बोली सर आगे वेसल्स में भी a number of dead, thick-walled, lignified tubular cells placed one above the other with end walls completely dissolved. कई सेल्स जो डेड हैं, थिक वॉल्ड हैं, लिग्निफाइड हैं, ट्यूबुलर हैं, एक दूसरे पे लीनियर ऑर्डर में अरेंज हो जाते हैं और उनके एंड वॉल्स पूरी तरह डिसॉल्व कर जाते हैं। किसी वेसल को देखोगे तो इसी तरह का नजर आएगा, लेकिन फैक्ट है कि ऐसा होता नहीं है कि सेल्स का पहले डेथ हो गया, डेड सेल्स एक दूसरे के ऊपर अरेंज्ड हो गए और एंड वॉल डिसॉल्व कर गए। जब सेल्स डेड हो जाएंगे तब एक दूसरे के ऊपर अरेंज नहीं हो सकते, डेड होने के पहले ही सेल्स एक दूसरे के ऊपर अरेंज होते हैं। उसी तरह से एंड वॉल डिसॉल्व कर रहा है, तो एंड वॉल डिसॉल्व कर रहा है तो उसके लिए एंजाइम की जरूरत होती है, और एंजाइमेटिक एक्टिविटी लिविंग सेल्स में होती है, डेड सेल्स में एंजाइमेटिक एक्टिविटी नहीं हो सकती। इसलिए डेड होने के बाद एंड वॉल डिसॉल्व नहीं करता है, एंड वॉल पहले ही डिसॉल्व कर जाता है जब सेल्स लिविंग होते हैं। लेकिन वेसल को यदि देखा जाए तो इसी तरह का नजर आता है, इसलिए कहा जाता है कि vessel consists of dead, thick-walled, lignified, tubular cells placed one above the other with end walls completely dissolved. अब एक नेक्स्ट पेज में एक फिगर बनाया हुआ है, फिगर को देखो। यस सर। कई सेल्स जो लिविंग हैं, थिन वॉल्ड हैं, मेरिस्टेमेटिक हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, एक दूसरे के ऊपर अरेंज्ड हैं, ए रो ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स लेफ्ट साइड में देख रहे हो yes, है ना? कई मेरिस्टेमेटिक सेल्स एक दूसरे के ऊपर अरेंज्ड हैं। अब इनमें कई चेंजेस आते हैं, जैसे हर सेल का न्यूक्लियस डिजेनरेट कर जाए और सेल वॉल लिग्निफाइड हो जाए, सेल वॉल के ऊपर लिग्निन का डिपोजिशन हो जाए और एंड वॉल्स डिसॉल्व कर जाए और साइटोप्लाज्म डिसअपीयर कर जाए, तो सेल्स का डेथ हो जाएगा। तो इन चेंजेस के बाद बनता है वेसल बनता है, इस तरह के चेंजेस के बाद वेसल बनता है। तो शुरू में कई सेल्स जो मेरिस्टेमेटिक हैं एक दूसरे के ऊपर अरेंज्ड हैं लीनियर ऑर्डर में, और इस तरह के चेंजेस आते हैं। हर सेल का न्यूक्लियस डिजेनरेट कर जाता है, एंड वॉल डिसॉल्व कर जाता है, सेल वॉल जो पहले थिन था, सेलुलोज का बना हुआ था, उसके ऊपर लिग्निन का डिपोजिशन होता है और साइटोप्लाज्म ग्रेजुअली डिसअपीयर कर जाता है। और देख किसी सेल से साइटोप्लाज्म डिसअपीयर कर जाएगा तो सेल का डेथ हो जाएगा। तो इन चेंजेस के बाद बनेगा वेसल। जब वेसल इस तरह से बन जाएगा तब देखने में लगेगा, वेसल को देखकर लग रहा है कि कई सेल्स जो डेड हैं, थिक वॉल्ड हैं, लिग्निफाइड हैं, ट्यूबुलर हैं, एक दूसरे के ऊपर अरेंज हो गए और एंड वॉल्स डिसॉल्व कर गए, जबकि ऐसा नहीं हुआ है, ये सब पहले हो गया है। कई मेरिस्टेमेटिक सेल्स एक दूसरे के ऊपर एक रो में अरेंज हो गए और इन चेंजेस के बाद बन गया वेसल। बोलो। यस सर। क्लियर है? यस सर। यस सर। अब देखो, अभी हम लोग पढ़े कि ट्रैकिड्स वेसल्स की तुलना में ज्यादा प्रिमिटिव हैं। तो क्या हो गया, वेसल क्या होगा, ट्रैकिड की तुलना में ज्यादा एडवांस्ड होगा। यस। जब ट्रैकिड वेसल की तुलना में ज्यादा प्रिमिटिव है, इसका तो वेसल ट्रैकिड की तुलना में ज्यादा एडवांस्ड है, और दोनों तरह से ज्यादा एडवांस्ड है, फिजियोलॉजिकली भी
और फाइलोजेनेटिकली भी। Phylogenetic. फिजियोलॉजिकली का मतलब फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से, और फाइलोजेनेटिकली का मतलब इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से। ट्रैकिड्स का इंड वॉल प्रेजेंट है, और एक ट्रैकिड से दूसरे ट्रैकिड में वाटर का कंडक्शन होता है पिट्स से, लेकिन वेसल में इंड वॉल्स डिसॉल्व कर गए, तो ज्यादा इफिशिएंटली वाटर का कंडक्शन होता है वेसल से, क्योंकि इंड वॉल्स प्रेजेंट। तो फ्रॉम फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू वेसल्स आर मोर एडवांस देन ट्रैकिड्स। और ट्रैकिड का ऑरिजिन पहले हुआ है, वेसल का ऑरिजिन बाद में हुआ है। ट्रैकिड का ऑरिजिन हुआ है टेरोडोफाइट्स में ही, और वेसल का ऑरिजिन हुआ है एंजियोस्पर्म्स। तो वेसल्स फाइलोजेनेटिकली मतलब इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज्यादा एडवांस्ड, और वेसल्स पाए जाते हैं सिर्फ एंजियोस्पर्म्स के जाइलम में। टेरोडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म्स के जाइलम में वेसल्स नहीं पाए जाते, लेकिन इन तीनों के एक्सेप्शंस हैं। कुछ ऐसे एंजियोस्पर्म्स हैं जिनमें वेसल्स नहीं पाए जाते। जो जिन एंजियोस्पर्म्स में वेसल्स नहीं पाए जाते हैं उनको कहते हैं वेसेललेस एंजियोस्पर्म्स, जैसे ट्रिमिस एक प्लांट है, ट्रोकोडेंड्रॉन, टेट्रासेंट्रॉन, ये सब कुछ ऐसे एंजियोस्पर्म्स हैं जिनके जाइलम में वेसल्स नहीं पाए जाते हैं, इनको कहते हैं वेसेललेस एंजियोस्पर्म्स। उसी तरह से कुछ ऐसे टेरोडोफाइट्स हैं, टेरोडोफाइट्स के जाइलम में वेसल्स नहीं पाए जाते हैं। कुछ ऐसे टेरोडोफाइट्स हैं जिनके जाइलम में वेसल्स पाए जाते हैं, जैसे सिलाजिनेला है, इक्विजिटम है, टेरिस है, ड्राफ्टेरिस है, टेरिडियम है। ये सब कुछ ऐसे टेरोडोफाइट्स हैं जिनके जाइलम में वेसल्स पाए जाते हैं। उसी तरह से जिम्नोस्पर्म्स के जाइलम में वेसल्स नहीं पाए जाते हैं। कुछ ऐसे जिम्नोस्पर्म्स हैं जिनके जाइलम में वेसल्स पाए जाते हैं, जैसे पहले भी एग्जांपल पढ़े वो नीटम, इफेड्रा, वेल्वेसिया। ये तीनों एक ही ऑर्डर के प्लांट्स हैं, और ऑर्डर है नीटेल्स। पहले भी बताए थे कि जिम्नोस्पर्म का शूट एपेक्स 3 रीजन्स में बटा होता है, डर्मेटोजेन, पेरिब्लेम एंड प्लिरोम, जबकि एंजियोस्पर्म का शूट एपेक्स 2 रीजन्स में बटा होता है, ट्यूनिका एंड कॉर्पस। ये 3 ऐसे जिम्नोस्पर्म्स हैं जिनका शूट एपेक्स बटा होता है 2 रीजन्स में, ट्यूनिका एंड कॉर्पस। ये 3 ऐसे जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स हैं जो बहुत सारे एंजियोस्पर्मिक कैरेक्टर शो करते हैं, जैसे शूट एपेक्स का 2 रीजन्स में बटा होना, या जाइलम में वेसल्स पाया जाना। ये सब एंजियोस्पर्मिक कैरेक्टर है जो शेयर करते हैं ये जो 3 जिम्नोस्पर्म्स। और भी बहुत सारे एंजियोस्पर्मिक कैरेक्टर्स हैं जो शेयर करते हैं। ठीक है, बोलो। यस सर। देखो जाइलम फाइबर्स, फाइबर्स पहले ही से जानते हो। फाइबर्स आर इलोंगेटेड स्केनकाइमेटस सेल्स। तो जो फाइबर्स जाइलम के साथ एसोसिएटेड होते हैं उनको कहा जाता है जाइलम फाइबर्स। और फाइबर्स हैं तो फाइबर्स के कैरेक्टरिस्टिक जानते हो। तो इलोंगेटेड स्केनकाइमेटस सेल्स विद highly thickened lignified walls and obliterated central lumens which remain associated with xylem। जो फाइबर्स जाइलम के साथ एसोसिएटेड हैं उनको कहेंगे जाइलम फाइबर्स। और फाइबर्स क्या हैं? तो फाइबर्स आर इलोंगेटेड स्केनकाइमेटस सेल्स, और स्केनकाइमेटस सेल्स थिक वॉल्ड होते हैं, लिग्निफाइड होते हैं, उनका ल्यूमेन ऑब्लिटरेट कर जाता है। और जो जाइलम फाइबर्स हैं वो सेप्टेट हो सकते हैं या एसेप्टेट हो सकते हैं। सेप्टेट का मतलब समझते हो? बीच में सेप्टा हो सकता है, वॉल हो सकता है, दी वॉल्स प्रेजेंट है बीच बीच में, तो सेप्टेट। पार्टीशन वॉल्स हैं तो सेप्टेट, और पार्टीशन वॉल्स नहीं हैं तो एसेप्टेट। अब जाइलम पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा तुम पहले पढ़े हो। जो पैरेन्काइमा जाइलम के साथ एसोसिएटेड होता है उसको कहा जाता है जाइलम पैरेन्काइमा।
तो पैरेन्काइमेटस सेल्स एसोसिएटेड विथ जाइलम, और पैरेन्काइमा के सेल्स लिविंग होते हैं, थिन वॉल्ड होते हैं, और थिन वॉल्ड का मतलब सेल वॉल बना होता है सेलुलोज का। और पैरेन्काइमा का फंक्शन पढ़े हो कि पैरेन्काइमा फूड स्टोर करता है। जाइलम पैरेन्काइमा भी फूड स्टोर करता है, फूड स्टोर करेगा इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च और फैट, और उसके अलावा कुछ और भी दूसरे सब्सटेंसेस, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स से स्टोर करता है, जैसे टैनिन्स, ये वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं। टैनिन होता है कत्था, पान में जो कत्था लगाया जाता है उसको कहते हैं टैनिन। और जाइलम के साथ जो पैरेन्काइमा एसोसिएटेड है उससे रेडियल कंडक्शन होता है, रेडियल कंडक्शन, इसलिए इनको रे पैरेन्काइमेटस सेल्स भी कहते हैं। द रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस बाय द रे पैरेन्काइमेटस सेल्स। रे हो गया, जाइलम हो गया। बोलो, इसमें जाइलम में कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। कुछ फीडबैक है? नो सर। किसी को नहीं है? नो सर। मतलब प्रॉब्लम इसलिए नहीं है कि समझ गए हो, या प्रॉब्लम इसलिए नहीं है कि सुन ही नहीं रहे हो? सुन रहे हो? यस सर, सुन रहे हैं। ठीक है। अब देखो फ्लोएम, तो फ्लोएम भी कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है। तो फ्लोएम इज आल्सो मेड अप ऑफ 4 टाइप्स ऑफ सेल्स: सिव ट्यूब, कॉम्पेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। 4 कॉम्पोनेंट सेल्स हैं, चारों स्ट्रक्चरली डिसिमिलर हैं, इसलिए फ्लोएम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। एक है सिव ट्यूब, दूसरा है कॉम्पेनियन सेल, तीसरा फ्लोएम पैरेन्काइमा, और चौथा है फ्लोएम फाइबर्स। तो फ्लोएम में 3 ऐसे कॉम्पोनेंट सेल्स हैं: सिव ट्यूब, कॉम्पेनियन सेल एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। ये तीनों लिविंग हैं, तीनों थिन वॉल्ड हैं, नॉन लिग्निफाइड हैं। और जो फ्लोएम फाइबर्स हैं वो डेड हैं, थिक वॉल्ड हैं और लिग्निफाइड हैं। जाइलम में 4 में से 3 सेल्स डेड थे, एक लिविंग था जाइलम पैरेन्काइमा, और फ्लोएम में 4 में से 3 सेल्स लिविंग है, सिर्फ एक फ्लोएम फाइबर्स डेड है। अब इसमें सिव ट्यूब, फ्लोएम से कंडक्शन होता है फूड का, तो फूड का एक्चुअली कंडक्शन होता है सिव ट्यूब से। फूड का कंडक्शन होता है सिव ट्यूब से, ठीक है? यस सर। अब देखो सिव ट्यूब का फिगर बनाया हुआ है। सिव ट्यूब में कई सेल्स जो लिविंग हैं, थिन वॉल्ड हैं, नॉन लिग्निफाइड हैं, ट्यूबुलर हैं, एक दूसरे के ऊपर अरेंज्ड हैं। देख रहे हो फिगर? और सबका इंड वॉल डिसॉल्व कर गया है। कहाँ? लेकिन जैसे वेसल में इंड वॉल डिसॉल्व कर गया था, तो वहां पे कंप्लीट डिसोल्यूशन हो गया था इंड वॉल का। यहाँ पे इंड वॉल का कंप्लीट डिसोल्यूशन नहीं हो रहा है, पार्शियली डिसॉल्व कर रहा है। ऐसे बहुत सारे पोर्स बन रहे हैं। फिगर को देख रहे हो? यस सर। यस सर। तो इंड पे देखो बहुत सारे पोर्स बने हुए हैं, है ना? उसमें देखना सब कुछ। अब सिव ट्यूब जिन सेल्स का बना होता है, जो कॉम्पोनेंट सेल्स हैं सिव ट्यूब के, उनको कहते हैं सिव एलिमेंट्स। एक चीज ध्यान देना, सिव ट्यूब के कॉम्पोनेंट सेल्स को सिव सेल्स नहीं कहते हैं। सिव सेल का मतलब दूसरा होता है, जो आगे बताएंगे।
component cells of sieve tube are called sieve elements. मान लो कि 100 सेल्स का बना हुआ है, तो सारे के सारे 100 सेल्स को क्या कहेंगे? अलग अलग कहेंगे sieve elements, और पूरे स्ट्रक्चर को कहेंगे sieve tube. अब इंड वॉल जो डिसॉल्व कर गया है, जिसमें बहुत सारे पोर्स बन गए हैं, जो परफोरेटेड हो गया है, उस परफोरेटेड इंड वॉल को कहते हैं sieve plate. इंड वॉल विथ मल्टीपल पोर्स या परफोरेटेड इंड वॉल इज कॉल्ड sieve plate. मिला? sieve plate मिला? यस सर. यस सर. और हर पोर को कहा जाता है sieve एरिया. हर पोर को कहते हैं sieve एरिया. ठीक है? इसमें sieve पोर लिखा हुआ है, sieve पोर लिखा हुआ है, लेकिन उसको कहते हैं sieve एरिया भी कहते हैं. और sieve ट्यूब के सेल्स में काफी बड़ा वैक्यूल होता है उसके सेंट्रल रीजन में. सेंट्रल रीजन में काफी बड़ा वैक्यूल बन जाता है. जब किसी सेल में काफी बड़ा वैक्यूल बन जाएगा, तो साइटोप्लाज्म का अमाउंट बहुत ही कम हो जाता है. साइटोप्लाज्म सेल वॉल के अलोंग एक लाइनिंग लेयर के रूप में पाया जाता है. और sieve ट्यूब के साथ ही यहाँ पर फिगर में एसोसिएटेड है कॉम्पेनियन सेल. जो दूसरा कंपोनेंट है कॉम्पेनियन सेल, वो sieve ट्यूब के साथ एसोसिएटेड होता है. और कॉम्पेनियन सेल में डेंस साइटोप्लाज्म होता है और प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है. ये हो गया, फिगर हो गया. अब इसके बारे में पढ़ो. ए नंबर ऑफ लिविंग थिन वॉल्ड नॉन लिग्निफाइड ट्यूबुलर सेल्स placed one above the other in a linear order with end walls dissolved in sieve-like manner. कई सेल्स जो लिविंग हैं, थिन वॉल्ड हैं, नॉन लिग्निफाइड हैं, ट्यूबुलर हैं, एक दूसरे के ऊपर लीनियर ऑर्डर में अरेंज्ड हैं, और सबका एंड वॉल डिसॉल्व कर गया है, पूरी तरह डिसॉल्व नहीं किया है, सिव लाइक मैनर में. सिव का मतलब होता है चलनी. चलनी समझते हो? चलनी समझते हो ना? यस सर. यस सर. हाँ, तो sieve like manner. The perforated end wall is called sieve plate and each pore is called sieve area. पूरा end wall जो perforated है उसको कहते हैं sieve plate, और हर pore को कहा जाता है sieve area. And each component cell of the sieve tube is called sieve element. हर कंपोनेंट सेल को कहा जाता है sieve एलिमेंट. A lining layer of cytoplasm is present along cell wall in mature sieve element due to presence of large central vacuole. sieve ट्यूब के हर सेल में सेंट्रल रीजन में काफी बड़ा वैक्यूल बन जाता है, जिसके कारण साइटोप्लाज्म का अमाउंट बहुत ही कम हो जाता है और एक पतले लेयर के रूप में, लाइनिंग लेयर के रूप में पाया जाता है सेल वॉल के अलोंग. और एक इंपॉर्टेंट फीचर है sieve ट्यूब के सेल्स का कि sieve ट्यूब के सेल्स डीन्यूक्लिएटेड होते हैं, न्यूक्लियस नहीं होता है. डीन्यूक्लिएटेड का मतलब हो गया शुरू में न्यूक्लियस था, बाद में डिजेनरेट कर गया. जैसे आरबीसी डीन्यूक्लिएटेड होता है, उसी तरह से प्लांट्स में sieve ट्यूब एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके सेल्स डीन्यूक्लिएटेड होते हैं. इस बार ये ले. अब sieve ट्यूब से फूड का कंडक्शन होता है. जब एक्टिव सीजन है, प्लांट पे लीव्स प्रेजेंट हैं, फोटोसिंथेसिस हो रहा है, फूड का फॉर्मेशन हो रहा है कार्बोहाइड्रेट का, तो कार्बोहाइड्रेट का ट्रांसलोकेशन होता है sieve ट्यूब से. लेकिन यदि ऑटम सीजन आ गया, इनएक्टिव सीजन आ गया, पतझड़ हो गया, लीव्स का फॉल हो गया, फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट नहीं बन रहा है, तो ऐसे समय में जो sieve प्लेट है उस पे कार्बोहाइड्रेट का एक लेयर बन जाता है. कार्बोहाइड्रेट है कैलोज, और उस लेयर को कहता है कैलस, जिसके कारण ट्रांसलोकेशन रुक जाता है,
और हर सेल शेप ट्यूब का थोड़ा बहुत कार्बोहाइड्रेट स्टोर कर लेता है एडवर्स कंडीशन से में सरवाइव करने के लिए, और जब नॉर्मल स्थिति आ जाती है तो फिर ये जो कैलस पैड बना है वो डिसॉल्व कर जाता है। हम फिर से लिंक भेज रहे हैं।